Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता वगैरह ये सारी चीजें बताई और उस पर आधारित कुछ एक सवाल कराए थे। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की बात अगर हम लोग करें तो यहां पर जो वर्ड आ रहा है प्रकीर्णन, पहली बार सुन रहे हैं। प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखरना। क्या? बिखरना। जब सूर्य से आने वाला प्रकाश ऐसे कणों पर पड़ता है जिनका आकार प्रकाश की तरंग लंबाई की तुलना में बहुत छोटा है। फिर से बोल रहा हूं, जब सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में स्थित ऐसे कणों पर पड़ता है जिनका आकार प्रकाश की तरंग लंबाई की तुलना में बहुत छोटा है, तो ऐसे कणों पर प्रकाश के पड़ते ही वो विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? आसमान में जितने भी रंग होते हैं, आसमान का रंग आपको नीला दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपको वो लाल दिखाई देता है। सही बोल रहा हूँ ना? तो आसमान के जितने भी रंग हैं वो अगर हमें दिखाई देते हैं और पूछे कौन सी घटना का उदाहरण है, तो आपको बोलना है प्रकीर्णन की घटना का उदाहरण। कौन सी घटना का उदाहरण है? कोई चीज अगर जरूरत से ज्यादा बिखर जाए तो धुंधली पड़ जाएगी या उसका रंग और गहरा हो जाएगा? धुंधली पड़ जाएगी, है ना? तो फिर से बोलता हूं, अगर किसी ने पूछा प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, तो आप उसे बोलना, जब सूर्य का प्रकाश ऐसे कणों पर पड़ता है जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। वैज्ञानिक थे रैली। कौन से वैज्ञानिक थे? वैज्ञानिक रैले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है, तीव्रता को इंटेंसिटी बोला जाता है इंग्लिश में, इसलिए इसे अक्षर आई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? वैज्ञानिक रैले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर? ये किसके अनुसार है? वैज्ञानिक रैले के अनुसार। वैज्ञानिक रैले ने बोला प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर? समझ में आ रही बात? अगर किसी ने पूछा प्रकीर्णन क्या होता है तो बता देंगे, जब सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में स्थित ऐसे कणों पर पड़ता है जिनका आकार प्रकाश की तरंग लंबाई की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो ऐसे कणों पर प्रकाश के पड़ते ही वो विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कहानी समझ में आ रही है आप सभी को? तो पहले तो आप इसे पढ़ लो, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, प्रकीर्णन की घटना के उदाहरण बताइए। तो मैंने अव्याल जब प्रकीर्णन समझाया तो मैंने बोला था आसमान के जितने भी रंग आपको दिखाई देते हैं वो सब उदाहरण है प्रकीर्णन की घटना का। क्लियर? जैसे मैंने बोला था आसमान नीला दिखाई देता है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है ना? तो ये सब काय के उदाहरण है? प्रकीर्णन की घटना। अब इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो भैया आसमान नीला दिखाई देने का कारण ये है कि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो श्वेत प्रकाश आ रहा है। श्वेत प्रकाश बोले तो बेजानी अभिना 7 रंगों का समूह। सबसे कम तरंग लंबाई किसकी होती है? बैगनी रंग की। अगर हम थोड़ा सा कलरों पे फोकस करें तो बेजानी नाला, यस और नो? सही जा रहा हूं मैं? अगर आप गौर से देखें तो ये कहीं ना कहीं बैगनी, जामुनी, नीला, एक समझ रहे ना मेरी बात को? आसमान का रंग नीला दिखाई देता तो क्या बिल्कुल नीला दिखाई देता है? ऐसा तो नहीं, इन सब का मिला जुला सा असर दिखाई देता है। यस और नो? तो हमें मालूम है कि भैया जो तरंग लंबाई होती है इनकी कम है, सबसे कम बैगनी की, उससे थोड़ी सी ज्यादा जामुनी, नीला, लाल की तो बहुत ज्यादा होती है इधर, है ना?
तो क्या होता है, बैगनी रंग की तरंग लंबाई बहुत कम होती है, या नीले रंग, बैगनी, जामुनी, नीले रंग, इनकी तरंग लंबाई इनकी तुलना में बहुत कम होती है। चूंकि इनकी तरंग लंबाई बहुत कम होगी, इस वजह से इनका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर इनका प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो ज्यादा बिखर जाएंगे, और ज्यादा बिखर जाएंगे, इस वजह से आसमान नीला नहीं है मेरे पास। क्लियर? अगर बैगनी, जामुनी और नीला इनका मिला जुला सा असर करूं तो लगभग एक नीला सा ही कलर बनेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? अलग अलग कलर मिलाते हो तो कलर बदल जाते हैं कि नहीं बदल जाते? बोलो भैया, है ना? तो फिर से बोल रहा हूं, वो पूछ रहा है आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो भैया आसमान नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसकी तरंग लंबाई कम होती है, और तरंग लंबाई कम हो जाएगी तो इसका प्रकीर्णन ज्यादा हो जाएगा। प्रकीर्णन ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा बिखर जाएगा, ज्यादा बिखर जाएगा तो उस कलर का वो हमें दिखाई देगा। नहीं है मेरी बात? सीन क्लियर है? तो किसी पट्टे ने अगर हमसे पूछ लिया कि कह रहे फलाने आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो फलाने कह देंगे, क्या कहेंगे? कचू तो कचू कह ही देंगे। क्लियर? पढ़ लो, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आसमान लाल क्यों दिखाई देता है? क्या बिल्कुल लाल दिखाई देता है? इनका मिला जुला सही असर है, लाल, नारंगी या पीला हल्का सा, बोलो इस टाइप का ही तो दिखाई देता है। अब बता दी ऐसा क्यों दिखाई देता है, तो उसका कारण समझें। सूर्योदय और सूर्यास्त ये वो समय है जब सूर्य से जब प्रकाश आता है तो उसे पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सबसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। कब? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अब बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है तो हमें मालूम है सबसे कम तरंग लंबाई तो इनकी होती है। अब इनकी तरंग लंबाई बहुत कम होती है तो इनका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है। अब प्रकीर्णन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये रंग फैलते चले जाएंगे, फैलते गए, प्रकीर्णन बहुत भयंकर हो गया तो फैल के धुंधले पड़ जाएंगे। इतने धुंधले पड़ जाएंगे कि इनका इफेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रकीर्णन तो इनका भी होगा, तो इनकी तरंग लंबाई ज्यादा है, इनकी तरंग लंबाई ज्यादा है तो इनका प्रकीर्णन इनकी तुलना में थोड़ा सा कम होगा। ये इतने ज्यादा प्रकीर्णित नहीं होंगे कि दिखाई ही न दे। तो इस वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें लाल दिखाई देता है। नहीं है मेरे पास? तो क्यों लाल दिखाई दिया, आपको महसूस हुआ? बोलो भैया। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ये बात तो आप मानते हो कि अलग अलग रंग मिलाते हैं तो रंग बदल जाते हैं, मानते हो इस बात को, है ना? किसी एक रंग में कोई दूसरा रंग मिला दिया जाए तो कुछ और बदलाव होंगे, बोलो। या किसी रंगों का अलग अलग समूह है, उसमें से किसी विशेष रंग को निकाल दिया जाए तो रंग बदल जाते हैं या नहीं बदल जाते? बोलो भैया, बदल जाते हैं ना। क्या होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सबसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। सबसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है तो आ तो ये सातों के सातों रंग रहे, सातों रंग आ रहे हैं। इनकी तरंग लंबाई बहुत कम हो जाने से इनका प्रकीर्णन जरूरत से ज्यादा हो जाता है। ये पूरा प्रकाश कौन सा है? श्वेत प्रकाश। और श्वेत प्रकाश में से इस बैगनी, जामुनी, नीला या नीले रंग को मैं निकाल दूं तो बचा हुआ रंग मुझे जो प्राप्त होता है वो ये प्राप्त होता है, यानी नारंगी लाल टाइप का रंग मुझे प्राप्त होता है। कहानी समझ में आ रही है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल है ना, क्यों दिखाई देता है? समझ में आ रही है बात? पढ़ लो, समझ जाओ। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष या चंद्रमा से देखने पर हमें आसमान कैसा दिखाई देता है? क्लियर? क्या पूछ रहा है वो? अंतरिक्ष या चंद्रमा से देखने पर आसमान कैसा दिखाई देता है? हाँ, आसमान कैसा दिखाई देता है? आपने देखा होगा कि कई बार आप लोग रामायण महाभारत देखते हैं, नारद जी अंतरिक्ष में गमन कर रहे हैं तो चारों तरफ प्रकाश दिखाई देता है या काला काला दिखाई देता है? काला काला दिखाई देता है। एक्चुअली क्या होता है, आप लोग किसी भी चीज को देख पाते हो तो कब देख पाते हो? जब कोई प्रकाश आके मेरे ऊपर पड़ा और मेरे ऊपर से परावर्तित होकर आप तक पड़ा, तब आपको उस प्रकाश की अनुभूति होती है। क्लियर? अब क्या होता है,
पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है। क्लियर, समझना मेरी बात को। ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के चारों तरफ ये मैंने वायुमंडल बना दिया। क्या बना दिया? वायुमंडल। इसके ऊपर क्या है? अंतरिक्ष है। और ये अंतरिक्ष बिल्कुल कैसा है? काला है। काला है, नहीं है मेरी बात समझ? अब हम अंतरिक्ष से देख रहे हैं तो कोई प्रकाश अगर इसमें पड़ रहा है तो वायुमंडल में जब पड़ता है तो प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है तो हमें रंग दिखाई देते हैं। क्या आसमान नीला दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर अंतरिक्ष से देखेंगे तो हमें यहाँ पर पूरी चीज क्या महसूस होगी? काला ही महसूस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंतरिक्ष में वायुमंडल ही नहीं है। वायुमंडल ही नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? हाँ, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल नहीं है तो वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, इस वजह से वहां हमें काला दिखाई देता है। कहानी समझ में आ रही है? पढ़ लो, समझ जाओ। किसी ने पूछा प्रकाशीय यंत्रों से आप क्या समझते हैं, समझाइए। प्रकाशीय यंत्र, तो ऐसा तो समझ में आता ही है कि ये वही यंत्र है जिनमें प्रकाश का इस्तेमाल होता है। वे यंत्र जिनकी सहायता से आप दूर की अथवा पास की चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, प्रकाशीय यंत्र कहलाते हैं। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, वे यंत्र जिनकी सहायता से दूर की अथवा पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उन्हें हम प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, और दूसरे वे जो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। क्लियर? प्रकाशीय यंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। इसके उदाहरण है मानव नेत्र। आपका जो नेत्र है ये भी एक प्रकाशीय यंत्र है। क्लियर? क्योंकि ये हमेशा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। फोटोग्राफिक कैमरा, कैमरे चलते हैं, वो भी हमेशा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। क्लियर? तो मानव नेत्र और फोटोग्राफिक कैमरा वो प्रकाशीय यंत्र हुए जो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। दूसरे प्रकाशीय यंत्र वे होते हैं जो किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। और इसके उदाहरण है सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, है ना। ये जितने भी सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी हैं वो हमेशा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। सीन क्लियर है? और खुशखबरी की बात यह है कि हमारे सिलेबस में जो है वो प्रकाशीय यंत्र हैं जो किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। सीन क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? पढ़ लो प्रकाशीय यंत्रों से आप क्या समझते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई मनुष्य अगर किसी वस्तु को साफ और स्पष्ट रूप से देखना चाहता है तो उस वस्तु की आंखों से जो दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? माने 25 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। और वह अधिकतम दूरी जहां तक मनुष्य स्पष्ट रूप से देख सकता है ना। कोई पूछे वो अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक मनुष्य देख सकता है? वह अनंत। क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे हम चांद तारे देख लेते हैं। क्लियर? तो वह अधिकतम दूरी जहां तक मनुष्य देख सकता है अनंत। लेकिन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कई लोग कहेंगे 25 सेंटीमीटर नहीं, हमें तो 1 सेंटीमीटर पे भी दिखाई दे रहा है, देता है ना। फिर वो क्यों नहीं है? तो सुने, बचपन में जब आप नैने थे तो एक खेल खेला करते थे जिसमें अपने दोस्त बगल में बिठा लेते, बातें कहते आ जाती, दिमाग में करंट पैदा करो, और फिर बाकी चांद पे ऐसे यूं करके पेंसिल लगा देते, जो कहते जाए देख गुर गुर के कि सिर में दर्द हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब आप इस पॉइंट पे फोकस करते हैं तो आपको दर्द होता है। मैं तुमसे कहूँ सुई में धागा डालो, डाल दे तो आंखें मिचमिची सी है यार, बोलो होती है कि नहीं होती? इसको बोलते हैं आंखों की समंजन क्षमता।
अगर मानव नेत्र आपके सिलेबस में होता तो मैं आपको पढ़ा था। दूर की अथवा पास की चीजों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए इंसान को कभी अपनी आंखों को सिकोड़ना पड़ता है, कभी फैलाना पड़ता है। इसको बोलते हैं समंजन क्षमता। क्लियर है? खैर, अपने को ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, पर आपको मेरी बात समझना ध्यान से। मैंने बोला स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। भैया 10 सेंटीमीटर पे हमें तब भी दिखाई देगी, लेकिन तब देखने के लिए आपको अपनी आंखों पे थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। नहीं है भाषा? क्लियर है? आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है? लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगी ऑब्जेक्ट वस्तु, तो फिर वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, उस पर आपको जोर नहीं देना पड़ेगा। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? आज के बाद तुमसे रोज पूछूंगा, क्योंकि जब तक ये सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी चलेंगे, रोज जैसा इस्तेमाल में आएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अगर मैं किसी चीज को स्पष्ट रूप से देखना चाहता हूं, तो आंखों से उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनना चाहिए, तो बिल्कुल टन दिखे वो। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर? तो कोई भी पूछे आज के बाद स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। रोटी वगैरह में भी आ सकता है। क्लियर? इस दूरी को हम लोग अक्षर डी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी। क्लियर? किसी भी जगह अगर मैं कैपिटल डी लिख रहा हूं, तो इसका मतलब वो कितनी दूरी है? 25 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ गए? अच्छा, अगर इतनी गई बात समझ गए तो फिर बात ही का आई। और सुनो, यहाँ पर जब मैं ये सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी पढ़ाऊंगा, तो उसमें बार बार एक वर्ड आएगा, यदि नेत्र श्रांत स्थिति में। कौन सी स्थिति में? श्रांत स्थिति में। श्रांत स्थिति यानी, हाँ बिल्कुल, शांत स्थिति यानी आराम वाली अवस्था। कौन सी अवस्था? आराम वाली अवस्था। आंखों पे किसी प्रकार का कोई जोर नहीं पड़ रहा है ना? नेत्र श्रांत स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है, जैसे मान के चलो आप शांत अवस्था में लेटे हुए खुले आसमान के नीचे, तो शांत स्थिति में, और चांद तारे देख रहे हैं। बोलो भैया, प्रतिबिंब अनंत पर बन रहे हैं। प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है? जब वस्तु, प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है? जब वस्तु फोकस पे रखी होती है। याद है? जब वस्तु फोकस पे रखी होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यस और नो? प्रतिबिंब अनंत पर बनना है यानी श्रांत नेत्र की स्थिति है। और वस्तु फोकस पे रखी है, वस्तु फोकस पे रखी है। ध्यान दीजिएगा, ये लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस है। ऐसे वस्तु रखते थे तो ऐसे ही तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता था। याद आ रहा है सीन? बोलो भैया, सीन क्लियर है? या तो ऐसे बना दो, या मैंने आपको ऐसे भी बताया था। ये प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस पे वस्तु रखी है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जाती थी फोकस से, और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से जाती थी। दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो कहाँ मिलेंगी? अनंत पर। याद आ रही है सीन? नहीं है बात है? तो वस्तु प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है कब? जब वस्तु फोकस पर रखी है। कि वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी u, और प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी f, तो u बराबर f हो गया। नहीं है बस में? मैं तुमसे बार बार बोलूंगा, तुम जब शांत अवस्था में बैठते हो, थके आ रहे आए, और शांति की अवस्था में बैठते हो, तो आपके मुंह से एक आवाज आती है, उफ। है? उफ। चूतिया बनती है पर काम बन जाता है। क्लियर? आज के बाद जब भी मैं श्रांत अवस्था बोलूं, आप बोलना उफ, u बराबर f। क्लियर? श्रांत अवस्था में उफ, u बराबर f। याद रहेगा आपको? क्लियर? श्रांत अवस्था में हमेशा u बराबर f। श्रांत अवस्था में होता क्या है? प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अनंत पे कब बनेगा? जब वस्तु फोकस पर रहेगी। हाँ, मोहित तुमसे ज्यादा रामायण की उम्मीद ना ने, लेकिन आज के बाद मैं जब भी बोलूं श्रांत अवस्था में, तो आप बोल देना u बराबर f, यानी कि उफ। सीन क्लियर है? तो अगर किसी ने आपसे पूछा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो क्या बोलोगे? इसे कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल डी से। कैपिटल डी से। क्लियर? और श्रांत नेत्र की स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
अनंत पर। अनंत पर। और अनंत पर कब बनेगा? जब वस्तु फोकस पे रखी हो। वस्तु फोकस पे रखी है मतलब क्या है? U बराबर, यानी शांत नेत्र की स्थिति में U बराबर है। यही नोट होगा मेरे ख्याल से, पढ़ लो फटाफट फुर्ती में। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने, दर्शन कोण किसे कहते हैं? दर्शन कोण, दर्शन कोण को दर्शन कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। बोलो, तुमने कहा पिक्चर देखी है? जजंतरम ममंत्रम, चामुंडा है। कई बार आप पिक्चरें देखते हो, उसमें कुछ ऐसे रोल होते हैं जैसे जिन्न। जिन्न कितना बड़ा होता है? तो वाकई इतना बड़ा कोई आदमी लेते होंगे वो, है? तो फिर वो कैसे हो जाता है इतना बड़ा? है एडिटिंग पे है VFX का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, VFX। ये VFX क्या होता है? प्रतिबिंब को सर बड़ा बनाना। अच्छा, ओके। सुनो भैया, लिसन, दर्शन कौन होता है क्या है? अब हमें मालूम है कि किसी जगह कोई सीरियल चल रहा है, उसमें जिन्न बहुत बड़ा दिखाना है, तो अपन लोग कई बार लोग डायलॉग देते कि भैया ये तो सब कैमरे का खेल है। काय का खेल है? कैमरे का खेल है। कैमरा ऐसा का कर देते हो भाई, सब आदमी बड़ा कर देते हैं। क्लियर? तो ऐसा का कर देते हो। सुनो, ये जमीन है, ये आप हो, ठीक है, और आपके दर्शन किए जा रहे हैं यहां से। तो ये वस्तु आपकी आंखों पे कोण बनाएगी, इस कोण को बोलते हैं दर्शन कोण। वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। अब जब आप इसे यहां से देख रहे हो तो इस वस्तु की लंबाई कुछ ना कुछ महसूस होगी। अब धीरे मान के चलो जी आपकी आंखों के पास आता जाए, तो अब दर्शन कोण बढ़ गया या घट गया? तो अब ये वस्तु आपको और बड़ी महसूस होगी। थोड़ा और पास में आ गया, अब ये वस्तु और पास आ गया। तो एक्चुअली क्या होता है, वस्तु बड़ी नहीं होती, उसकी आंखों पे बनने वाला दर्शन कोण बढ़ जाता है। और जब दर्शन कोण बढ़ जाएगा तो वो वस्तु हमें बड़ी प्रतीत होगी। बिना समझ में ना आ रही। क्लियर? तो वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। जब दर्शन कोण बड़ा होता है तो वस्तु बड़ी प्रतीत होती है, जब दर्शन कोण छोटा होता है तो वस्तु छोटी प्रतीत होती है। नहीं आई मेरी बात? सीन क्लियर है सभी को? पढ़ लो, समझ जाओगे। अगला प्रश्न हमारे सामने, सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं? नाम देना पता पड़ रहा हो? सूक्ष्मदर्शी, छोटी छोटी चीजों के जो दर्शन करा दे, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र होता है जो किसी छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर? सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी। यौगिक सूक्ष्मदर्शी को हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। क्लियर? यौगिक सूक्ष्मदर्शी को हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। देखो, योग एक, योग एक, योग योग, एक माने एक, एक एक करके दो चीजों को जोड़ दूंगा तो वो हो गया यौगिक। क्लियर? पढ़ा होगा ना परिभाषा, यौगिक तत्व, यौगिक केमिस्ट्री में है। क्लियर? तो यौगिक समूह हो गया अलग अलग चीजों का। संयुक्त का मतलब भी तो यही नहीं, यही बात है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ही बात है। क्लियर है? क्लियर? तो फिर से बोल रहा हूं, किसी ने पूछा सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो ये एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो किसी छोटी वस्तु का, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक सरल सूक्ष्मदर्शी, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सीन क्लियर है? पढ़ लो फटाफट। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।